अगर सिर्फ चुनाव जीतने की बात होती, सरकार में पहुंचने की बात होती, सत्ता प्राप्ति की बात होती, या दो चार आइटम संविधान संशोधन तक ही बात सीमित रह जाती, तब तो बहुत कम मेहनत और प्रयास से किया जा सकता है। लेकिन जो आमूल परिवर्तन मधेश का और सारे देश का जो आमूल परिवर्तन जनमत पार्टी करना चाहती है, उसके लिए आंदोलन अपरिहार्य है। आपके पास भ्रष्टाचार से इकट्ठा किया हुआ करोड़ों करोड़ अरबों तो पैसा तो है नहीं, लेकिन आंदोलन के बल पर स्वीप किया जा सकता है। वो सब पैसा फिल खा जाएगा। पंचायत के पास पैसा नहीं था, सब कुछ था, सेना प्रहरी सब कुछ था। तो जब जनता आंदोलित हो जाती है तो वो पैसा कोई मायने नहीं रखता है। कितना भी खर्चा करे ना करे, वो सफाया, क्लीन स्वीप। तो आंदोलन के बल पर भ्रष्टाचार के मुद्दा को कस के पकड़ के आंदोलन करके जो कर रही है जनमत पार्टी, चुनाव स्वीप करेगी, 60-65% सीट अकेले जीतेगी, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे कि संविधान संशोधन, 65% सीट हो तो संविधान संशोधन तो खुद करिएगा कि हाँ ऐसे ऐसे करो, लेकिन क्या क्या करना है वो होमवर्क पहले से करना होगा और पारदर्शी किस्म से करना होगा पहले से, ताकि बहस शुरू हो जाए, सीमित सर्कल में ही सही बहस शुरू हो जाए। राज्य का पुनर्संरचना, अगर एक ही बार में 500 न्यायाधीश को बाय बाय करना हो कि यार आप राजनीतिक भागबंडा से आए हो, आपका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, हटो, तो विधि पुआ के संसद में महाभियोग ला के रुवांडा में हुआ वैसा, तो 500 को सफाया किया जा सकता है। बल्कि उस 500 में 50 फिर रीअप्लाई करो, फिर से पुनर्नियुक्त हो जाओ, अलग बात। अब डाउन साइजिंग हुआ, सरकारी तलब खा रहे थे 3 लाख हैं, उनमें 2.5 लाख सोए हुए रहते हैं, तो वो डेड वुड को कटनी छटनी करना जरूरी है। तो सार्वभौम सत्ता संपन्न जनता संसद के माध्यम से कर सकती है। और पहला 100 दिन बहुत मायने रखती है। जो हनीमून, संसदीय व्यवस्था में जो हनीमून पीरियड कहा जाता है, वो बहुत मायने रखती है। तो आंदोलन तो सिर्फ एक मुद्दा पर होगा, भ्रष्टाचार के मुद्दा पर, क्योंकि फोकस बनाना होता है, लेजर फोकस। तो आंदोलन उसके बल पर होगा। आम जनता को सिर्फ उस एक मुद्दा को पकड़ना होगा, लेकिन जो पहला 100 दिन में जो क्रांतिकारी रफ्तार में जो काम करना होगा, संविधान संशोधन, राज्य का पुनर्संरचना, पूरा 3 अंक का पुनर्संरचना, न्यायपालिका का भी, सेना प्रहरी, कटनी छटनी, सही राइट साइजिंग, सच्चा संघीयता, ब्यूरोक्रेसी को डाउनसाइज करना, डिजिटाइज करना। संजोग कहिए या नेपाल का सौभाग्य कहिए, एक व्यक्ति जो कंप्यूटर साइंस में पीएचडी किया हुआ है, ये नहीं कि हल्का फुल्का प्रोग्रामिंग सीख लिया कहीं दोगदाग में, वो नहीं, तो देश को डिजिटाइज करना है, तो वैसे व्यक्ति की लीडरशिप में होगा तो वो रफ्तार में होगा काम। सब आंध्रा बुढ़ी सब समझते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किससे करवाएंगे, सब समझते हैं। तो इस्टोनिया में वो छोटे छोटे जो देश हैं, वहाँ हुआ है गोल्ड स्टैंडर्ड, सब गवर्नमेंट सर्विस डिजिटाइज, ठेका पट्टा बीडिंग सब डिजिटाइज। सरकारी सेवा जो है सो डिजिटाइज करने पर बहुत सेवा भी तुरंत प्रदान हो जाता है। घर बैठे बैठे क्यों सरकारी ऑफिस जाइएगा,
घर बैठे बैठे, सबके लिए, सिर्फ साक्षर लोगों के लिए नहीं, सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले को नहीं, सबके लिए, अंगूठा छाप सबके लिए। या जो नहीं पढ़ते हैं उनको, जैसे कि अगर जो गांव में जो सचिव रहता है वो डिजिटली सब करेगा तो वो फटाफट कर देगा, अगर डिजिटल हो रहा है तो ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल सी बात है। अभी तो अगर आप फेसबुक चला सकते हैं तो आप सरकारी सेवा आपको प्रदान किया जा सकता है आपके फ़ोन पर, उतना आसान है, ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो डिजिटाइज करने से फ़ायदा क्या होता है कि जो काम आज 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी नहीं कर रहा है वो एक आदमी कर देगा, तो बाकी को रिलीज कर दो, है, ताकि पैसा आवे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोड बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए। तो सब होमवर्क पहले से करना होगा। आंदोलन चलेगी, तीनों चुनाव स्वीप होगी और आंदोलन में फोकस रहेगी भ्रष्टाचार के मुद्दा पर, लेकिन बैकग्राउंड में होमवर्क जो विभिन्न टीम करेंगे वो टीम से पहले से काम करना होगा कि हम फटाफट पहले 100 दिन में ऐसा काम करेंगे। अधिकांश काम जो 5 साल का जो काम होता है उसमें अधिकांश काम पहले, अगर गृह कार्य किया गया है तो पहले 100 दिन में रफा दफा समाप्त, और उसके बाद है ना धारा प्रवाह काम तो होगा ही, तो करना होता है। अब जैसे शिक्षा, एजुकेशन, तो लोग शिक्षा का बात करते हैं, पहला कदम सोचते हैं साक्षरता, लिटरेसी, और लिटरेसी अच्छा बात है, आप पढ़ लिख सके उससे बहुत फायदा होता है, ज्ञान का भंडार सब खुल जाता है। लेकिन मेरे को लगता है शिक्षा से ऊपर होना चाहिए ज्ञान, नॉलेज, ऑडियो ज्ञान। तो ऑडियो यानी कि नेपाल में जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले 100-125 भाषा हों, सिर्फ टॉप 10 भाषा नहीं, तो 100-125 भाषा में 10 या 12 क्लास तक का मटेरियल जितना है प्रत्येक विषय का, भूगोल हो, विज्ञान हो, गणित हो, जितना है, अंग्रेजी हो, सबको ऑडियो वर्जन में, बोली चाली की भाषा में, प्रत्येक के मातृभाषा में आप रिकॉर्ड करवाइए सरकार की तरफ से ही, और एफएम रेडियो पर 24 घंटा बजाते रहिए नॉन स्टॉप, कि यहाँ दोपहर में विज्ञान 1 घंटा 6 क्लास का मैथिली भाषा में, और वही अगर आप नहीं पकड़ सके तो शाम को 7 बजे वही रिपीट आएगा, और कल फिर रिपीट आएगा, 1 हफ्ता बाद फिर आएगा। तो उस तरह कुछ करें कि 12 क्लास तक का पढ़ाई प्रत्येक मातृभाषा में, जो निरक्षर लोग भी हो जो कि लेकिन सुन सकते हैं, वो सबसे सस्ता होता है एफएम रेडियो, वो चाइना में बनाते हैं, बहुत सस्ते में मिल जाता है। तो सरकार अपना एफएम रेडियो प्रसारण भी करे, और जो लोग एफएम रेडियो नहीं खरीद सकते हो उनको आप ही खरीद के दीजिए, क्या लगा है, भ्रष्टाचार का पैसा रोकिए, वो अनावश्यक कर्मचारी सबको जो देते हैं तलब उसको रोकिए, सेना प्रहरी कटौती करिए पैसा, और उस पैसा से एक काम ये भी करिए कि हाथ हाथ में एक एफएम रेडियो हो, ताकि लोग 12 क्लास तक का पढ़ाई बगैर मतलब साक्षरता लेने से पहले वो पहला अपना ज्ञान वो बटुलने लगे। इसका मतलब मैं साक्षरता का विरोधी नहीं, साक्षरता कार्यक्रम भी चलाइए, लेकिन ज्ञान जो है सो उसके रास्ते में साक्षरता भी नहीं आना चाहिए, ज्ञान साक्षरता से ऊपर है। तो ऑडियो मार्फत से मेरे को अभी लगता है सबसे सस्ता तरीका है वो एफएम रेडियो वाला तरीका। शिक्षा पर वो हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये मानव शरीर है, ईश्वर द्वारा बनाया गया, इसका नेचुरल कंडीशन होता है स्वास्थ्य। मानव शरीर नेचुरली स्वस्थ रहती है, उसको ठीक से रखिए तो स्वस्थ रहती है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त व्यायाम, रोज 1 घंटा व्यायाम, सुबह 1 घंटा योगासन कर लीजिए,
पर्याप्त आराम, पर्याप्त आराम, सर सफाई, ये बहुत जरूरी है। नेपाल जैसे देश में सर सफाई, अधिकांश रोग का जड़ ही वही है। गांव घर में सर सफाई नहीं है, घर के भीतर सर सफाई नहीं है, शहरों में पानी जम जाता है, ढल निकास नहीं है, सब जगह फोर फेंके हुए हैं लोग, तो रोग वहां से पैदा होता है। तो सर सफाई, उस पर वो जो भ्रष्टाचार का पैसा जो रोकिएगा, अनावश्यक कर्मचारी प्रहरी सब पर जो पैसा खर्चा करते हैं, सेना पर, सैनिक पर, वो रोकिएगा। तो करिए, ढल निकास करिए, सर सफाई करिए, हैं? और लोगों का जो व्यायाम करना होता है, मैंने फोटो में देखा है, ये आरएसएस जो कहते हैं इंडिया में, बीजेपी का जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके विभिन्न मायने हैं, सबके बारे में मेरे ठीक से मालूम भी नहीं, लेकिन एक पक्ष मैंने देखा, लोग सुबह सुबह बैठ के वो दंड बैठ करने लगते, तो वो अच्छा पक्ष है। अगर जनमत पार्टी गांव गांव में, टोल टोल में, वार्ड वार्ड में उसी तरह अपना समिति बना करके सब लोग कहें कि हाँ ठीक है, सुबह सुबह 1 घंटा व्यायाम करो, योगासन करो, लोग वैसे स्वस्थ रहेंगे, तो उसमें कोई पैसा खर्चा नहीं हुआ, न सरकार का पैसा खर्चा हुआ, न परिवार का पैसा खर्चा हुआ, न व्यक्ति का पैसा खर्चा हुआ, तो वो करना होगा। इसका मतलब मैं स्वास्थ्य सेवा के विरोध में नहीं हूं, मैं साक्षरता का विरोधी भी नहीं हूं और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का विरोधी भी नहीं हूं। तो वहां अच्छा उदाहरण है क्यूबा का फिडेल कास्ट्रो, चीन का माओ। माओ का बहुत बुराइयां हम लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा काम ये स्वास्थ्य प्रदान किया माओ ने, चीन में बेसिक हेल्थ केयर प्रदान किया। तो और फिडेल कास्ट्रो ने भी वो बहुत अच्छा काम किया स्वास्थ्य। तो बेसिक हेल्थ जो है वो सबको पहुंचना चाहिए, नागरिक है इसके आधार पर, पैसा है ना है फर्क नहीं पड़ता है। आप नेपाल में है, नेपाली नागरिक है, लीजिए बेसिक। और जैसे जैसे देश धनवान होते जाता है तो वो बेसिक ही बहुत हो जाता है। पहले बेसिक का मतलब हुआ कि हाँ झाड़ा पखाला का दवाई, बेसिक बैंडेज। बाद में बेसिक का मतलब होता है कि हाँ आपको कोई ऑपरेशन करना पड़े, वो भी उसमें कवर हो जाता है। देश जब समृद्ध हो जाए तो आपको कहीं ऑपरेशन करना पड़े, वो भी बेसिक हो जाता है। लेकिन गरीब देश में वो शायद संभव ना हो, बाद में संभव हो। तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरी है। सरकार का प्रमुख काम है शिक्षा और स्वास्थ्य। पूर्व संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्व संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे को लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात है नेपाल में 5G नेटवर्क। देश के पूरे क्षेत्रफल में हर जगह 5G नेटवर्क, प्रत्येक जगह सड़क और पुल बनाने से सस्ता भी हुआ। ठीक से करिए तो प्राइवेट सेक्टर ही कर देगी काम, उल्टे पैसा देगी। आप लाइसेंसिंग करिएगा कि हाँ हम प्राइवेट कंपनी सबको हम देते हैं लाइसेंसिंग, तो लाइसेंस लेने के लिए उल्टे सरकार को पैसा देगी कि हाँ हम देशव्यापी 5G नेटवर्क बनाएंगे, उसके लिए लीजिए हमको अनुमति दीजिए, लाइसेंसिंग दीजिए, लीजिए पैसा, अरबों। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे जरूरी चीज वो है। देशव्यापी 5G हो जाए तो सबके लिए तो नहीं, लेकिन 20% जनसंख्या के लिए जो शिक्षित होने के लिए मेहनत करे, जो पढ़ाई लिखाई करे, मेहनत करे, सब चीज करे, एडवांस डिग्री प्राप्त तक करे। एडवांस डिग्री मतलब कॉलेज डिग्री, 12 क्लास तक तो हाई स्कूल हुआ, उसके बाद भी 2-4 साल पढ़ाई कर लिए तो नेपाल में बैठे बैठे आप दुनिया के कोने कोने में जाके काम कर सकते हैं, ग्लोबल सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए 5G चाहिए, शिक्षा लेने के लिए भी 5G चाहिए, और वो सेवा प्रदान करने के लिए, काम करने के लिए, जॉब लेने के लिए भी 5G चाहिए। 5G है तो पर्याप्त है, लोग खुद करेंगे, सरकार को कुछ करना नहीं है। तो 5G बनाने के लिए भी सरकार कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइसेंस देना है, और लाइसेंस देने का पैसा लेना है, उल्टे पैसा लेना है। और जो लोग शिक्षित होंगे वो खुद शिक्षित होंगे, उसमें सरकार का क्या। और जो लोग जॉब करेंगे वो खुद जॉब करेंगे, उसमें सरकार का क्या। जॉब करेंगे, कमाएंगे, पैसा खर्चा करेंगे लोकल इकोनॉमी में,
टैक्स दे देंगे, उल्टे पैसा देंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे की है 5G, और भी है बाकी। ऐसे एक उदाहरण है ड्रोन टेक्नोलॉजी का। नेपाल में दुर्गम क्षेत्र में जहाँ की रास्ता वगैरह नहीं है, तो मेडिकल सप्लाईज पहुँचाने का सबसे सस्ता तरीका है ड्रोन। रवांडा में किया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से वो सब मेडिकल सप्लाई दूर दूर कोने कोने के स्वास्थ्य चौकी पे पहुँचाते हैं। सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता। ई कॉमर्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी के आधार पर गांव गांव में, नेपाल के प्रत्येक गांव गांव तक ई कॉमर्स ले जाया जा सकता है। लोग बैठे बैठे शॉपिंग करेंगे गांव गांव में कि हमें भी चाहिए, ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। और बाकी बिजली तो हुआ ही। किसी भी गरीब देश के समृद्धि तक पहुंचने का नंबर 1 बोटलनेक एनर्जी होता है, ऊर्जा। तो उसके लिए क्लीन एनर्जी, पहाड़ में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और मधेश में सोलर पावर हाइड्रो को मात कर देगी। अब इतना भाव घट गया है सोलर पैनल सबका, यानी कि पर यूनिट जो उत्पादन है ना, वो सोलर और हाइड्रो बराबर है। अभी हाइड्रो को वो परास्त कर देगी, यानी कि ऊर्जा में मधेश नंबर 1 रहेगी।